ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित का मॉडल पेपर 2 हल करेंगे। इससे पहले मॉडल पेपर 1 मैंने हल करवा दिया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। ये पेपर जो है बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट पर आधारित है और इस बार लगभग पेपर जो है इसी प्रकार पूछा जाएगा। पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या जो पहला है उसमें 18 प्रश्न पूछे जाएंगे जो सभी MCQ प्रकार के होंगे। पहला प्रश्न है, यदि a और 18 का एलसीएम 36 है और a और 18 का एचसीएफ 2 है तो a का मान बताइए। इसमें एक सूत्र काम में आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्या है, एक तो है a और दूसरी है 18 और बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना है 36 और एचसीएफ कितना है 2। अभी 18 गुणा में आ जाएगा भाग में, तो a बराबर 36 गुणा 2 बटे में 18। 18 का भाग जाएगा इसमें 36 में 2 बार, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। तो a बराबर आ गया 4। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है द ऑप्शन। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो पहले ऑप्शन में x की घात 2 है, ब ऑप्शन में x की घात 2 है, स ऑप्शन में x की घात 2 होते हैं, परंतु द में x की घात कितनी है 3 है। तो ये द ऑप्शन जो है द्विघात बहुपद नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, x प्लस वाई दिया हुआ है 4 और x माइनस वाई दिया हुआ है 2। इनको हल करना है ना, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते, जोड़ेंगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x, प्लस का y माइनस का y तो कट जाएगा, 4 और 2 हो जाएंगे 6, 2 जाएगा भाग में, 6 में 2 का भाग, x का मान कितना आया 3। अब ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन असही हो जाएगा, x का मान 3 है, y का मान 1 आएगा। अगला प्रश्न है, संलग्न आकृति में d जो है BC के समांतर है और किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो बाकी वाली दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे AD बटा DB जो है वो बराबर होगा AE बटा EC के। ये थेल्स प्रमेय से हमने लिखा है। AD बटा DB का मान दिया हुआ 3/2, AE दी हुई 2.7 और EC हमें ज्ञात करनी है। तो वज्र गुणा कर देते हैं, 3 EC बराबर 2 गुणा 2.7। अब इसको 3 के पार से काट देते हैं, 3 एकम 3 और 3 का ये जाएगा 0.9 बार। तो EC बराबर 9 दूनी 18 और 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1.8 सेंटीमीटर इसका उत्तर है। ब इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न पूछा गया, बिंदु 5,-4 की x अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको क्या बताना, y निर्देशांक। ठीक है, तो y निर्देशांक यहाँ कितना -4 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स। क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती है इसलिए इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, स। अगला प्रश्न है, cot 45 प्लस tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान क्या होगा। tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का मान भी 1 होता है। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका सही उत्तर है ब ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो ये मान लीजिए मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी x है और ये इसकी छाया कितनी है x है, दोनों बराबर है और हमें ज्ञात करना है ये थीटा। तो इसमें सूत्र लगेंगे tan थीटा का, लंब बटा आधार, लंब x है आधार भी x है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1, x कट जाएगा और 1 जो होता है वो tan 45 का मान होता है। तो तुलना करेंगे, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर काटती है, देखिए ये एक वृत्त है और इसको 2 बिंदु पर काटती है, उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है स ऑप्शन। एक वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है और वृत्त के 9 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्या का मतलब है r बराबर 5 है और चाप की लंबाई मतलब l का मान 9 है। ठीक है, अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसको हम a से दर्शाते हैं। तो सूत्र होता है a बराबर 1/2 l गुणा r। ये क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, तो 1/2 l का मान कितना 9 और r का मान है 5। कटता नहीं, 9 × 45 हो जाएगा, 45 में 2 का भाग देंगे, 45 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर है ब ऑप्शन। एक वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगुनी होती है। तो वृत्त की त्रिज्या से जो दुगुनी होती है वो व्यास होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न है, एक ठोस गोले की त्रिज्या है r, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है s और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है गोले का 4πr² और आयतन है v और गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr3। अब 3 को इधर भेज देते हैं वज्र गुणा में, 3v बन जाएगा और 4πr³ है, इसको मैं 4πr² गुणा r लिख लेता हूँ।
और 3v का 3v और 4 पाई r² किसके बराबर है, s के, और r का r, तो 3v बराबर हो जाएगा rs। तो इसका सही उत्तर है द ऑप्शन। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को जब फेंकते हैं तो कुल अंक आते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। बोला गया 4 से बड़े अंक, तो 4 से बड़े अंक कौन कौन से है, एक तो 5 है और एक 6 है। तो 4 से बड़े अंक 2 है, अनुकूल परिणाम 2 हो जाएंगे, कुल परिणाम होते हैं 6। इसको काटेंगे तो 1/3, तो ब इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है n² - 8 से विभाज्य होती है तो n बराबर है, प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है या पूर्णांक है। तो n² - 1 की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं n का मान रखता हूँ 0। 0 रखेंगे तो -1 आएगा जो 8 से विभाजित नहीं है। n बराबर 1 रखते हैं, 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, तो जो 0 में 8 का भाग जाता है। n बराबर 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3, 3 में 8 का भाग नहीं जाता है। 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8, 8 में 8 का भाग जाता है। 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से गया 15 नहीं जाता है। n बराबर 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से गया 24, तो इसका भाग जाता है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखो भाग कब कब जा रहा है, जब मैंने n का मान 1 रखा है, 3 रखा है और 5 रखा है, और 1 3 5 ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो इसका सही उत्तर है विषम संख्या होगी, सभी n के मान क्या होंगे, विषम संख्या। अगला प्रश्न है शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्य उतने होते हैं जितनी x की अधिकतम घात होती है। x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्य 2 होंगे। अगला प्रश्न है इसका मान, इसमें x बराबर 12 रखना, y का मान ज्ञात करना है। तो x बटा -6 है, तो 12 बटा -6 प्लस का 10 y बराबर में कितना आ जाएगा, 10। अब 12 में -6 का भाग लगेंगे, -2 आएगा, प्लस का 10 y बराबर में 10। -2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12, और 10 गुना में चला जाएगा भाग में, तो y बराबर 12/10। इसको 2 के पार्ट से काटेंगे तो 6/5। इसका उत्तर है ब ऑप्शन। अगला सवाल है त्रिभुज दिए हुए ABC और DEF, इसमें ABD और BC और FD का अनुपात दिया हुआ है। देखो जिस हिसाब से भुजा का अनुपात दिया हुआ उसी प्रकार से आपको त्रिभुज का नाम देना है। जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूँ ABC, उसका नाम सोच समझ के देना आपको, ठीक है। AB के नीचे कौन सी है, DE, AB के नीचे है DE, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ D और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं E, ठीक है। और BC के नीचे कौन है, FD, ये BC है, इसके नीचे क्या आना चाहिए, FD आना चाहिए, जबकि बिंदु कौन सा शेष रहा है, F रहा है। F लिखता है तो EF आ जाता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो E और D को अपन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे है यहाँ पे है E और यहाँ पे है D, ठीक है। तो DE और BC के संगत भुजा कौन सी आ गई, DF। अगर इन भुजाओं का अनुपात बराबर है तो इसमें लगेगा SAS समरूपता नियम, और SAS में भुजा के बीच में कौन आना चाहिए, तो कौन इसमें आ रहा है B और इसमें आ रहा है D, इसका मतलब कौन B किसके बराबर है, D के। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, नाम के हिसाब से ही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, ये खंभा है 6 मीटर ऊंचा और इसकी छाया ज़मीन पे बनेगी, वो है 2√3, और हमें ज्ञात करना है सूर्य का 49 कोण, मतलब थीटा ज्ञात करना है। इसमें सूत्र लगाएंगे tan थीटा, tan थीटा होता है लंब बटा आधा, लंब है 6 मीटर और आधार है 2√3। अब इसको हम काटापेटी करेंगे तो 2 से ये 6 कट गया 3 बार, 3 को हम जो है √3 × √3 लिख सकते हैं, तो बट्टे वाला √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा tan थीटा बराबर √3 बचेगा, और tan के अंदर √3 किसके मान होती है, tan 60 के मान होती है। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक पतंग भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर लंबी डोरी की सहायता से उड़ रही है। तो देखिए ये पतंग है एक, और ये इसकी डोरी लगी हुई है, अभी जो मैंने बनाई है लिख देता हूँ मैं, देखो ये है डोरी, और ये ऊंचाई जो है वो अपन को दी हुई 30 मीटर, और डोरी की लंबाई दी हुई 60 मीटर। अब हमें ज्ञात करना पतंग का भूमि के साथ उन्नयन कोण, ये थीटा ज्ञात करना है हमें, और यहाँ पे कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये A, ये B और ये C। MCQ है तो आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो इसमें हम लगाएंगे, देखिए कौन सा फार्मूला लगाना, साइन कोस या टेन में से, तो ये है लंब और ये है कर्ण, तो हमारे पास लंब और कर्ण है, इसका मतलब लंब कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में, तो साइन थीटा लगाएंगे। लंब बटा कर्ण, लंब है 30 और कर्ण है 60, तो ये आ जाएगा 1/2, और 1/2 साइन में किसका मान होता है, 30 डिग्री का, तो इसका सही उत्तर है ब, थीटा बराबर 30 डिग्री।
ये थे अपने 18 प्रश्न जो MCQ में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या दूसरा है जिसमें 1 से लेकर 6 तक खाली जगह पूछी जाएगी। संचय बारंबारता सारणी का उपयोग किया जाता है। संचय बारंबारता सारणी का उपयोग जो है माध्यिका ज्ञात करने में किया जाता है। माध्यिका भी लिख सकते हैं या फिर माध्यक भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। दूसरा प्रश्न, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगला प्रश्न है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो। 9 कॉमन ले लो और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचेगा और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है 1, तो 9 गुणा 1, तो 9 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9, तो आपको खाली जगह में लिखना है 9। अगला प्रश्न, एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, आयतन और क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr3, अनुपात का निशान, और क्षेत्रफल का होता है 4πr²। अब देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक आर स्क्वायर से आर कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा r/3 और अनुपात में यहाँ क्या बचा 1, और r का मान कितना है 3 है, तो 3/3 हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 1:1, तो खाली जगह में 1:1 लिखना है। अगला प्रश्न है बंटन दिया हुआ है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखना है, लिखेंगे सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने हैं पर। तो सबसे छोटी संख्या इसमें है 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। टोटल कितनी संख्या है, 7 संख्या है। तो माध्यिका क्या होती है, बीच वाला नंबर, यहाँ पे बीच में कौन है 6 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। तो यहाँ पे ये a बराबर है 5 पहला पद, और ये 9 से 1/2 चौथा पद है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद। चौथे पद को लिखेंगे a4, और a4 को लिखेंगे a + 3d, और बराबर में 9 से 1/2, तो मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न बना देते हैं। 2 का 9 से गुणा करेंगे 18, 18 और 1 19, 19/2। a का मान रख देते हैं 5, बराबर में 19/2, और प्लस का 5 है उधर भेज देते हैं, माइनस का 5 हो जाएगा। तो 3d बराबर सॉल्व करेंगे 19 माइनस 2 पंजे 10 बटे में 2, तो 3d बराबर में 19 में से 10 गया 9, 9/2। अब यहाँ पे 3 का इसमें एक बार, इसमें 3 बार, तो फाइनली d बराबर कितना आया 3/2। अब हमें इस बॉक्स में क्या आएगा, तो ये कौन सा पद है, दूसरा पद। दूसरा पद कैसे निकालते हैं, पहले पद में d जोड़ दो, तो 5 में कितना जोड़ेंगे 3/2, 2 पंजे 10, 10 और 3 13, 13/2। मिश्र भिन्न बदलाएंगे तो 6 से 1/2, तो यहाँ पहले बॉक्स में आएगा 6 से 1/2। अगला हमें बताना है तीसरा पद क्या आएगा। तीसरा पद कैसे आएगा, दूसरे पद में d जोड़ देंगे, तो दूसरा पद है 13/2 और d है 3/2, जोड़ेंगे तो 13 और 3 16, 16 में 2 का भाग गया 8 बार, तो यहाँ पे खाली जगह में आएगा 8। ये था अपना दूसरा प्रश्न जिसमें 6 प्रश्न पूछे जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। अब हम लेंगे 8वां सवाल, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछा गया है, त्रिज्या R है, वर्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखिए जिसका कोण जो है थीटा है। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा गया बस, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई, स्मॉल r नहीं है यहाँ पे, कैपिटल R है, तो कैपिटल R² थीटा बटा में 360। इस तरह लिखना है आपको, 1 नंबर मिल जाएगा। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकेंगे, पहले लिखना है कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने होते हैं 6, कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सम अंक आने के अनुकूल परिणाम लिखने हैं, अनुकूल परिणाम। तो सम अंक कौन कौन से इसमें सम अंक है, इसमें ब्रैकेट में जो है वो लिखने हैं, तो 2 4 और 6 कितने हैं वो यहाँ पे बाद में लिखने हैं 3। अब हमें लिखना है प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र लगाना है आपको, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितना है 3 है, कुल परिणाम कितना है 6, 3 के पारे से काटेंगे तो 1/2। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई है h, s से दर्शाते हैं, और 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। मान रख देते हैं 2 का 2, पाई का मान 22/7 गुणा आर। आर का मान कितना है 7 है और एच का मान कितना है 5। 7 से 7 कट जाएगा और 22 × 2 44, 44 × 5 तो 520, 20 × 2 22, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। छठा सवाल है, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई 7 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं आर से, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ आपको लिखना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि सूत्र आपको याद होना चाहिए 3πr²। तो 3 का 3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिख लेते हैं 7 × 7। 7 से 7 कट गए, 22 × 3 66 × 7 तो 7 से 42 हासिल के 4 और 7 से 42 और 4 46 तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग ऊपर लिखना है और नीचे प्रेक्षणों की संख्या लिखनी है। इन सबको जोड़ना है तो 10 + 12 + 8 + 7 + 13 और भाग किसका देना है, जितनी ये संख्या है 1 2 3 4 और 5, इन सबको जोड़ देते। देखो 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50 और 50 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 10। तो इसका सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न है छठा सवाल, इसमें आपको x का मान दिया हुआ, बारंबारता दी हुई है, संचयी बारंबारता दी हुई, स्मॉल a का मान बताना है। तो देखो f से CF कैसे बनाते हैं, पहली संख्या सेम टू सेम लिखते हैं, फिर आगे से आगे जोड़ना है। तो 2 में 8 जोड़ेंगे कितना आया 10, 10 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 20, 20 में 13 जोड़ा तो कितना आया 33, 33 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा a। तो a बराबर जो है किसके बराबर होगा 33 + 5 के, तो a बराबर सीधा ही हो जाएगा 38। तो इसका सही उत्तर है 38। अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता, पत्ते के बादशाह या हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले कुल पत्ते, तो कुल पत्ते कितने होते हैं 52। फिर लिखना है आपको अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम किसके, बादशाह या हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। अब ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कई बच्चे गलती करते हैं। देखो बादशाह तो होता है टोटल 4, या का मतलब है बादशाह भी आ सकते हैं, हुकुम के पत्ते भी आ सकते हैं, तो टोटल लेना है। और हुकुम के पत्ते कितने होते हैं 13। अब 13 और 4 कितने हो गए 17। अब कई बच्चे सीधा ही 17 लिख लेते हैं, जबकि 17 गलत है, क्योंकि जो बादशाह है ना वो हुकुम के पत्ते के अंतर्गत भी आ गया है। तो यहाँ पे या तो इसको 3 समझो क्योंकि वो पत्ता यहाँ गिन लिया, या इसको 12 समझो, ठीक है ना। तो टोटल परिणाम कितने आएंगे 16 आएंगे, क्योंकि एक पत्ता जो है हमने डबल गिन लिया, बादशाह में भी गिन लिया है, हुकुम का जो बादशाह है ना वो। तो आपको हुकुम का बादशाह एक कम करना, क्योंकि वो वहाँ पे हमने गिन लिया है। फिर आपको लिखना है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पे 16 और कुल परिणाम कितने हैं 52। इसको 4 के बार से काटेंगे 4 बार और इसको काटेंगे तो 13 बार। अगला प्रश्न है 8वां, दो ठोस गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 27:64, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले इनकी त्रिज्या मान लेते हैं, माना त्रिज्याएं R1 व R2 है। तब इनके आयतनों का अनुपात दिया, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³ तो पहला गोला है तो R1 कर देते हैं। अनुपात का मतलब बट्टे में भी लिख सकते हैं 4/3 πr²। और अनुपात दिया हुआ है 27:64, तो 27/64। अब हम देखेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, यहाँ पे आएगा R1 का क्यूब बटा R2 का क्यूब, तो इसको हम R1 बटा R2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब बराबर में 27 किसका क्यूब है 3 का, 64 किसका क्यूब है 4 का, तो 3/4 का क्यूब लिख सकते हैं इसको। अब आधार समान घाते समान है, आधार बराबर हो जाएंगे, तो R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा 3/4 के। और इसको अनुपात में लिखेंगे तो R1 अनुपात R2 कितना आएगा 3:4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अभी इन सबको जोड़ देते हैं 5 + 9 + 11 + 17 + 8 + 4
और भाग किसका देना है, जितनी ये संख्या है, संख्या कितनी है 6 है। इनको जोड़ देते, देखो 9 और 5 कितने हो गए 14 और 11 17 8 8 4 12, इन सबको जोड़ना है। तो 4 ने 5 7 9 5 12 12 13 14, ठीक है। और हासिल का 1 1 ने 2 3 ने 4 ने 5 5 आ गए। तो 54 में किसका भाग देना है, 6 का। तो 6 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। अगला प्रश्न पूछा गया, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं और मालिनी बिना देखे बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती, इसकी क्या प्रयोजन है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। अब उस थैले में संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं, और जो नहीं है उसकी प्रयोजन क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ हम लिखेंगे संतरे की जो महक वाली जो गोली है, संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली की प्रयोजकता, तो प्रयोजकता सीधी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वो इसके अंदर है ही नहीं। अगला प्रश्न, अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, सूत्र सारे याद होने चाहिए आपको। अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगला सवाल है, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह पूछा है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है वो होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2। निम्न सीमा कितनी है 10 है, उच्च सीमा कितनी है 20 है, और बटे में कितना 2। 20 और 10 हो जाएगा 30, 30 में 2 का भाग कितना हो जाएगा 15 बार। तो ये अपने टोटल कितने सवाल थे, 12 सवाल, जो कि तीसरे प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो एक एक नंबर के जो टोटल सवाल हो गए 18 तो अवश्य वाले, 6 खाली जगह और 12 ये, तो टोटल 36 नंबर के सवाल जो है वो एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये पार्ट ये था। अब हम लेते हैं पार्ट बी को। दिखाइए कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले इसको हल करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले माना कि 2 + √5, इसको सिद्ध अपरिमेय करना है, मानेंगे परिमेय। माना कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब अब ये अगर परिमेय संख्या तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 + √5 बराबर a/b, जहाँ पे b जो है 0 के बराबर नहीं होगा, जहाँ a व b जो है पूर्णांक है ये भी लिख सकते हो, और सहभाज्य संख्या है वो भी लिख सकते हो। जहाँ a व b पूर्णांक है ये भी सही है, कई टीचर सहभाज्य संख्या लिखाते हैं तो वो भी सही है। अब इसको हल करने का तरीका है, √5 है ना, रूट वाले की संख्या को यहीं रखना है, बाकी उधर भेज देते हैं। तो प्लस का 2 उधर जाके हो गया -2। √5 का √5 लसब लेंगे तो b लसब आएगा, a - b का 2 से गुणा हो जाएगा 2b। अब आपको इसको यहाँ पे ध्यान देना है, इस संख्या में, इसमें a 2 और b सब क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ हम लिखेंगे a b 2 सभी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है तो पूर्णांक बटा पूर्णांक कैसी संख्या होती है, परिमेय। तब a - 2b बटा b एक परिमेय संख्या है। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय होता है। और अब अगर ये पूरी पूर्णांक संख्या है तो √5 इसके बराबर है, तो √5 भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये भी परिमेय होगी, जबकि ये √5 कैसी होती है, अपरिमेय होती है। परिमेय होगी जो इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। किस बात का विरोध हो रहा है, इस बात का विरोध हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो हमने माना तो इसको परिमेय है ना, √5 परिमेय तो आई है, परंतु है होती कैसी है, अपरिमेय होती है।
तो इस प्रकार हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। हमने जो माना है वो गलत माना है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इसको प्रश्न को हल करने का तरीका है। तो आपको इसका तरीका ध्यान रखना है कैसे करना है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रश्न अगला प्रश्न संख्या 5। द्विघात बहुपद जो है उसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो x² - 2x - 15 बराबर में 0। अब 15 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 1, 3 और 5। अब 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि माइनस करने पे 2 आ जाए, तो वो है 3 और 5। तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा 2, और गुणा करने पे वापस 15 आना चाहिए, तो 15 आ रहा है। तो x² - 2 की जगह हम लिखेंगे 5 - 3 x - का 15 बराबर में 0। अब ब्रैकेट को खोलेंगे और x को अंदर भेजेंगे, तो x² - का 5x आएगा, माइनस का माइनस से गुणा होगा, प्लस का 3x आएगा, माइनस का 15 बराबर में 0। आगे वाली दोनों संख्या में x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x - 5। पीछे वाली दोनों संख्या में 3 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x - 5 बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन आ रहा है x - 5, पीछे बचा x + 3 बराबर में 0। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे अलग अलग, तो x - 5 बराबर में 0 और x + 3 बराबर में 0। माइनस का 5 उधर चला जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 3 उधर चला जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो अतः शून्यक आ गए। अतः शून्यक 5 व -3 है। 5 है और -3 है, ये दोनों इसके क्या है, शून्यक है। अगला प्रश्न लेते हैं। 2 रेल पटरियों के समीकरण दिए गए हैं। आपको बताना है कि रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी या नहीं। तो ये रेखाओं के समीकरण है, और रेखाएं कब काटेगी, जब रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी की कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो हमें चेक करना है कि ये a1/a2 जो है बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। दी गई समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं, इन दोनों समीकरण से। तो पहले समीकरण से a1 b1 c1 मिलेगा। a1 जो है x का गुणांक है 1, b1 जो है वो है y का गुणांक 2, और c1 जो है अचर पद -4 है। a2 और b2 और c2 दूसरे समीकरण से मिलेंगे। x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है, और c2 जो है अचर पद है -12। अब अनुपात निकालते हैं। a1/a2 जो है वो आ रहा है 1/2, b1/b2 2/4 जो कि आ रहा है 1/2, और c1/c2 जो है वो आ रहा है -4/-12, तो 1/3। अब यहाँ आप देखेंगे चूँकि a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। और ये जो शर्त है वो है समांतर की है। किसकी है? समांतर रेखाओं की है शर्त। तो यहाँ पूछा गया क्या रेल पटरियाँ एक दूसरे को काटेगी, तो लिखेंगे नहीं। अतः या फिर नहीं, रेल पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेगी। काटती कब? अगर a1/a2 जो है बराबर नहीं आता b1/b2 के, तब ये रेखा एक दूसरे को काटती। तो नहीं, रेल पटरियाँ एक दूसरे को नहीं काटेगी, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। निम्न आकृति में DE जो है BC के समांतर है। DE किसके समांतर है? BC के। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो है वो DE जो है वो BC के क्या है? समांतर है। तो अगर DE BC के समांतर तो शेष भुजाओं के अनुपात क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे AD/DB बराबर होगा किसके? AE/EC के। ये थेल्स प्रमेय से हमने लिखा है, तो ब्रैकेट में लिखना है आपको थेल्स प्रमेय से।
अब इसमें मान रख देते हैं। देखिए ए डी का मान हमारे पास में है एक्स, डी बी का मान है एक्स माइनस 2, और ए ई का मान है एक्स प्लस 2, और ए सी ई सी का मान है एक्स माइनस 1। बजर गुना कर देते हैं। एक्स का एक्स माइनस 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बराबर में एक्स प्लस 2 का एक्स माइनस 2 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, तो माइनस का एक्स बराबर में माइनस का 4 बचा। माइनस माइनस कट गया, एक्स का मान कितना आया 4। इस प्रश्न में हमें एक्स का मान ही पूछा गया था, तो अतः एक्स बराबर कितना आ गया 4। प्रश्न संख्या 8 लेते हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई तो एक्स का मान बताइए। तो ये बिंदु मान लेते हैं। ये बिंदु पहला ए है, दूसरा बी है। ए को मैं मान लेता हूँ एक्स कोमा 3 और बी को मान लेता हूँ 5,7। अब ये जो ए बी दूरी है वो है 5 इकाई। कितनी है? 5 इकाई। तो यहाँ हम लगाएंगे दूरी का सूत्र। दूरी ए बी बराबर 5 इकाई है। दूरी का सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में 5। अब हम क्या करते हैं, इसमें दूरी में मान लेते हैं। ये बिंदु जो है पहला मैं x2 y2 मान लेता हूँ, किसी को भी मान सकते हो। इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं और मान भी रख देते हैं, क्योंकि रूट को हमें हटाना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो x2 का मान रख देते हैं x माइनस x1 का मान है 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 7, इसका स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर। अब x माइनस 5 का स्क्वायर ऐसा कैसा रख देते हैं, इसको खोल के भी कर सकते हो पर मेहनत ज़्यादा लगेगी। 3 में से 7 गए माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। x माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 25, प्लस का 16 उधर गया, माइनस का 16 हो गया। x माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 25 में 16 गया, कितना आ गया 9। अब स्क्वायर हटेगा, उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा वर्गमूल। और जब समीकरण में हो तो प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा, तो 3 प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा। प्लस का निशान और माइनस का निशान लेते हैं, तो x माइनस 5 बराबर में प्लस का 3 और x माइनस 5 बराबर में माइनस का 3। x बराबर माइनस का 5 उधर चला जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। तो एक तो x का मान आ गया 8। इसी प्रकार माइनस का 3 उधर है, प्लस का 2 प्लस का 5 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस का 5 हो जाएगा। 5 में से 3 का कितना आ जाएगा 2। तो x के मान 2 भी है और x का मान 8 भी है, तो ये 2 उत्तर आ गए इसके। अगला पॉइंट है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को बिंदु 7,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं सबसे पहले ये पहला बिंदु है ए, जिसको 11,8 मान लेते हैं, और दूसरा बिंदु है बी 1,3 मान लेते हैं। अब इनको कोई एक बिंदु काट रहा है, किस अनुपात में काट रहा है वो बताना है। तो मैं मान लेता हूँ वो बिंदु पी है, जिसके निर्देशांक 7,6। अभी ए बी को किस अनुपात में काट रहा है, तो मैंने मान लिया m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। अब अनुपात के सवाल में पहला बिंदु x1 y1 होता है, दूसरा बिंदु जो है बी ये x2 y2 होगा, और जो विभाजित कर रहा है वो होगा x, y। ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं, माना बिंदु P 7,6 रेखा खंड ए बी को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हम लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से अब विभाजन सूत्र में हमारे पास x का मान है 7 और y का मान है 6, तो x या y में से किसी का एक सूत्र लगा लो। तो x का फॉर्मूला लगा देते हैं। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। तो x का मान कितना है 7, m1 का m1, x2 का मान कितना है 1 प्लस m2 ज्ञात करना है, m2 का m2, और x1 का मान है 11 बट्टे में m1 प्लस m2। और 7 का वज्र गुना करेंगे तो 7m1 प्लस 7m2 बराबर में m1 का 1 से गुना करेंगे m1 और 11 का m2 से गुना करेंगे तो 11m2।
अब m1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, 7m1 माइनस m1 और 11m2, 7 उधर चला जाएगा, 7m2 हो जाएगा। 7m1 में से एक m1 गया, 6m1 बराबर में 4m1 m2, m1 के बटे में आ गया m2 बराबर में है 4/6, 6 बटे में आ गया। इसको काटेंगे अपन, m1 बटे में m2 बराबर 2 के पार्ट से काटते हैं, ये 2 बार कटा और ये 3 बार कटा, तो फाइनली m1 अनुपात m2 वो कितना आ गया, 2:3। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं 10वां। 10वें में आपको सारे मान याद होने चाहिए और इस पूरे का मान निकालना है। तो सबसे पहले है सेक स्क्वायर 30। सेक 30 का मान होता है अपने 2/√3 और इसका क्या करना है, स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का मान होता है √2, उसका स्क्वायर करना है। नेक्स्ट 2 गुणा कोस 60, कोस 60 का मान होता है साइन 30 का मान 1/2, साइन 90 का मान होता है 1 और टेन 45 का मान भी होता है 1। 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 2 से 2 कट गया तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा। इसको लसब लेके हल करेंगे तो 4 + 3 दूनी 6 बट्टे में 3 और गुणा में एक को 3 बार जोड़ेंगे, 3 बार, 3 से 3 कट गया, 4 और 6 कितना आ गया, 10। तो इस प्रश्न का उत्तर है 10। अगला प्रश्न है 20 मीटर ऊंचे नदी के एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो ये मान लीजिए ये पुल है, ऊपर जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ ये क्या है, पुल है। कितना ऊंचा है ये, 20 मीटर ऊंचा है और ये नीचे वाली नदी है, ये यहाँ पे नदी है। अब हमें बोला गया है नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री। तो यहाँ पे मान लीजिए नाव आ रही है और अवनमन कोण है तो इसको यहाँ मिला देंगे, अवनमन कोण बनेगा ऊपर, ये कितना है, 30 है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं अपन A, B एंड C, यहाँ पे 90 का बनेगा। अब हमें ज्ञात करना है नाव को पुल के नीचे में कितनी दूरी चलनी होगी। तो नाव C बिंदु पे उसको B बिंदु तक आना है, तो हमें ज्ञात करना है x, इसको x मान लेते हैं अपन। तो इसमें लगाएंगे अपन tan थीटा, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब है यहाँ पे AB और आधार है BC। tan थीटा, थीटा का मान रखेंगे 30 डिग्री और AB का मान कितना है 20 और BC ज्ञात करना है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में 20/x, वज्र गुना करेंगे x का 1 से गुना x, 20 का √3 से गुना करेंगे तो 20√3 मीटर। तो अतः नाव को पुल के नीचे 20√3 मीटर दूरी चलना होगा। यहाँ लिखेंगे अतः नाव को पुल के नीचे 20√3 मीटर दूरी चलना होगा। इस प्रकार से आपको काम करना ताकि पूरे परफेक्ट नंबर आपको मिल सके। अगला प्रश्न लेते हैं 12वां प्रश्न। यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर TA व TB स्पर्शिकाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। तो देखिए ये मान लीजिए वृत्त है एक, ठीक है। अब वृत्त के केंद्र O है और वृत्त के बिंदु T से स्पर्शिका खींचेगी। तो ये मान लीजिए एक स्पर्शिका खींची हमने, ठीक है, और एक स्पर्शिका और खींच लेते हैं, तो ये 2 स्पर्शिका है ना, ये बिंदु ये है T, यहाँ से TA व TB 2 स्पर्शिका खींची गई और वृत्त का केंद्र क्या है, O है। अब TA और TB जो है इनके बीच में कोण कितना है, 70 डिग्री है। तो ये कोण है 70 डिग्री और हमें ज्ञात करना है कोण AOB, AO और B, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो AOB ज्ञात करना, सबसे पहले तो इसमें एक प्रमेय काम में आएगा, वो आपको लिखना है।
हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब इस चित्र में जो है त्रिज्या कौन सी, एक तो है ओ ए जो लंब है टी ए पर, और दूसरी त्रिज्या है ओ बी जो कि लंब है टी बी पर। लंब इसका मतलब कोण कितना डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के, इसलिए कोण ओ ए टी बराबर 90 डिग्री होगा, और कोण ओ बी टी ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब हम एक चतुर्भुज लेते हैं, चतुर्भुज इसका नाम है ए ओ बी टी में, और चतुर्भुज के चारों कोणों का ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सबसे पहले लेते हैं ए ओ बी, उसके बाद में ओ ए टी प्लस ओ बी टी, और 170 डिग्री वाला कोण जिसका नाम है ए टी बी। इन चारों कोणों का ये कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ए ओ बी तो हमें ज्ञात करना है, ओ ए टी 90 डिग्री का है, बी टी भी 90 डिग्री का है, और ए टी भी हमें दिया गया था 70 डिग्री का, बराबर में 360 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ के उधर भेज देते हैं, तो ए ओ बी बराबर 360 डिग्री, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 और 9 18, 18 और 7 25, 225 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, 250 उधर चला गया, और तो ए ओ बी बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये आ गया अपना कोण। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, खंड बी का जो है, खंड ब जो आता है उसका ये लास्ट प्रश्न है। खंड ब में सभी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त में 120 डिग्री के संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान रखना, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण होता है ना, वो 180 से ज़्यादा होता है। तो ये कोण 120 है, तो ये लघु त्रिज्यखंड का कोण है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, त्रिज्या मतलब आर का मान कितना, 7 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कोण, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कोण, और दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कोण कैसे निकालते हैं, पूरा कोण 360 बनता है केंद्र पे, उसमें से लघु त्रिज्यखंड का कोण घटाना है, 120 डिग्री घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 240 डिग्री, और इसको किससे लिखते हैं, थीटा से। अब हम ज्ञात करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर है 7 गुणा 7, थीटा का मान है 240 बटे में 360। अब काटा पीटी करते हैं, देखो 7 से 7 गया, 0 से 0 गया, 12 के पार्ट से काटे, 12 दूनी 40, 12 तिया 36। अब कोई नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो भाग लगा देंगे, 22 × 7 154 गुणा 2 बटे में 3। तो 154 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 30, 308 हो जाएगा, बटे में किसका भाग देना, 3 का। 308 में 3 का भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, 0 0 8, 3 दूनी 6, पीछे बचा 2, तो आंसर आएगा 102 आगे आएगा, शेष पर 2 है, बटे में आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 102 से 2/3। तो ये खंड ब पूरा होता है। अब लेते हैं खंड स। 14वां प्रश्न है, AP 17 15 13 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 81 है। आपको योग दिया हुआ है और कितने पद लिए जाए इसका मतलब है n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रथम पद, प्रथम पद को लिखते हैं ए से, और पहली जो संख्या है वो है 17। फिर हम निकालेंगे सार्वंतर, और सार्वंतर को लिखते हैं डी से, और डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। 15 में से 17 गया, माइनस का 2। अब हमें दिया गया है योग दिया हुआ है 81, और योग को किससे लिखते हैं, SN से। तो SN बराबर कितना, 81। अब SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 81। अब a और d का मान रखना है इसमें, n/2, n तो ज्ञात करना है,
2 गुणा ए का मान 17 प्लस n-1 इंटू डी का मान -2 बराबर में 81। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, n/2 है बार, 2 बार ले लेते हैं, पीछे बचा 17 प्लस 2 बार आ गया n-1 गुणा में क्या बचा -1 बचा बराबर में 81। 2 से 2 तो कट गया, 17 का 17, -1 का n से गुणा किया तो माइनस का n, -1 का -1 से गुणा किया तो प्लस का 1 बराबर में 81। n का n 17 प्लस 1 हो गया 18, माइनस का n बराबर में 81। n का अंदर गुणा करना है 18n माइनस n गुणा n हो जाएगा n² बराबर में 81। अब स्क्वायर वाला पद हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो n² को उधर भेज देते हैं, माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया 18n प्लस का उधर जाके हो गया माइनस का 18n और प्लस का 81 बराबर में 0। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है ये एक सरसमीका है, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर में होता है a माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान n है, माइनस का माइनस b का मान है 9, क्योंकि 81 9 का स्क्वायर है, तो n-9 का ये स्क्वायर है बराबर में 0। n-9 बराबर में 0 का वर्गमूल निकालेंगे 0 आएगा, n बराबर कितना आ गया 9। तो यहाँ पूछा गया था कितने पद लिए जाए ताकि योग कितना हो जाए 81 हो जाए, तो यहाँ आपको लिखना है कुल पदों की संख्या कितनी है 9 है, ताकि योग कितना हो जाएगा 81। अगला प्रश्न लेते हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं वो कौन कौन सी है, वो है 1, फिर है 3, फिर है 5। इस प्रकार से आप लास्ट तक जाएंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। अब ये संख्या कितनी वो हमें पता नहीं है, तो हम ये संख्याएं निकालेंगे। तो माना पदों की संख्या कितने पद है इसमें हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं पदों की संख्या कितनी है n है। अब इसमें लिखेंगे अपन प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं a से, प्रथम पद का मान हो जाएगा 1। फिर हम लिखेंगे सार्वअंतर, और सार्वअंतर को किससे लिखते हैं d से, और सार्वअंतर निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ पे ये कुल पद कितने माने मैंने n माने हैं, तो यहाँ पे 49 जो है nवा पद है, nवा पद बराबर कितना 49 है। nवें पद को लिखते हैं an से, an बराबर 49। an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d बराबर में 49, और d का मान a का मान रख देते हैं, a का मान 1 प्लस n-1 गुणा में d 2 और बराबर में 49। तो n-1 गुणा में 2 बराबर 49 में से 1 गया 48। अब 2 जाएगा भाग में, तो n-1 बराबर हो गया 24। 48 में 2 का भाग, माइनस का 1 उधर जाएगा तो n बराबर कितना हो गया 25। यहाँ पे टोटल पदों की संख्या कितनी आ गई 25 आ गई। अब हमें इन सब का क्या निकालना है योग। तो SN बराबर n/2 a प्लस an, ये सूत्र लगाएंगे क्योंकि an का मान हमारे पास में है। s का s, n का मान कितना आया 25, n/2 मतलब 25/2, a का मान 1 और an का मान है 49। 25/2 गुणा 49 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50, और 2 में 50 का 50 में 2 का भाग देंगे 25, 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 करेंगे कितना आएगा 625। तो S25, अतः कुल पदों का योग कितना आ गया 625। तो ये 3 नंबर में प्रश्न आता है, 2 में से आपको एक करना होता है, तो आसान प्रश्न है, ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, तो P का मान बताइए। तो एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, एक समांतर चतुर्भुज है, अब इसके शीर्ष हमारे पास में है, इसको मान लेते हैं A, दूसरा B, तीसरा C और ये D। A के निर्देशांक है 6,1, B के निर्देशांक है 8,2, C के निर्देशांक है 9,4 और D के निर्देशांक है P, 3।
और इसके विकर्ण हम मिला देते हैं। और विकर्ण जो है कहाँ पे कट कर रहे हैं, ओ पे। अब इस प्रश्न में स्मॉल p का मान हमें बताना है। तो समांतर चतुर्भुज की जो विशेषता है वो हमें विशेषता यहाँ पे काम में लेनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जहाँ पे ये काट रहे हैं ना, वहाँ पे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कर रहे हैं इसका मतलब है कि ओ ए जो है वो किसके बराबर होगा, ओ सी के, और ओ बी जो है वो किसके बराबर होगा, ओ डी के। अब अगर ओ जो है वो ओ ए और ओ सी बराबर, इसका मतलब ओ जो है ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु ओ ए सी का मध्य बिंदु है, अतः बिंदु ओ के निर्देशांक मध्य बिंदु का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। अब ओ किसका मध्य बिंदु, ए सी का, तो ए और सी के निर्देशांक काम आएंगे। तो ए को मैं x1 y1 मान रहा हूँ और सी को जो x2 y2 मान रहा हूँ। तो x1 का मान है 6 प्लस y1 x2 का मान है 9 बटे में 2, y1 का मान 1 है और y2 का मान 4 है बटे में 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 प्लस 9 15 बटा 2, तो ये हो जाएगा 5 बटा 2। इसी प्रकार से देखो ओ बी और ओ डी बराबर है, इसका मतलब ओ जो है बी डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु ओ, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। बिंदु ओ जो है वो बी डी का भी मध्य बिंदु है, बी डी का भी मध्य बिंदु है। अतः बिंदु ओ के निर्देशांक तो ओ के निर्देशांक तो यही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला एक बार लिख दिया, वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें बी और डी के निर्देशांक को मानना है। तो बी को मैं मान लेता हूँ x1 y1 और उसको मान लेता है x2 y2। तो x1 का मान है 8 और x2 का मान है p बटे में 2, और y1 का मान 2 है और उसका y2 का मान 3 है। तो 2 प्लस 3 बटे में 2, तो 8 प्लस p बटे में 2, और 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 बटा 2। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में भी ओ के निर्देशांक है और 2 में भी ओ के निर्देशांक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर कर दीजिए। इसमें 8 प्लस p बटे में 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 15 बटा 2। अब बाहर में 2 से 2 तो कट जाएगा, 8 प्लस p बचेगा बराबर में 15, और 15 उधर ही रहेगा, 8 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, p बराबर आ गया 7। तो ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया, आसान प्रश्न है। इसी का अथवा वाला प्रश्न लेते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो अपन इसको बना देते हैं। ये मान लीजिए ए बिंदु है और दूसरा बिंदु है बी। ए के निर्देशांक हमारे पास में है -a,7 और बी के निर्देशांक है हमारे पास में 4, -3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई एक बिंदु काट रहा है, जिसको अपन मान लेते हैं पी, और ये किस अनुपात में काट रहा है, 2:3 में। इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। तो माना उस बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x, y। अब देखिए
जब भी ये अपन निर्देशांक अनुपात वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये x1 y1 होगा पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु जो होगा वो होगा x2 y2। अब हम लगाते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान है 2 गुणा x2 का मान है 4 प्लस m2 का मान है 3 गुणा x1 का मान है -1, और बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। x बराबर 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस और 3 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। अब 8 में से 3 गया 5, 5 बटा 5 हो गया 1। इसी प्रकार y का फॉर्मूला लगाते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। y बराबर m1 का मान 2 है, y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 3 है और y1 का मान है 7, बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। y बराबर 2 का -3 से गुणा करेंगे -6 प्लस 3 का 7 से गुणा करेंगे 21, और 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। तो y बराबर 21 में से 6 गया 15, 15 में 5 का भाग गया 3 बार। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे अपने 1,3। ये फाइनल इसका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये एक वृत्त है और यहाँ पे बाह्य बिंदु से स्पर्शिका खींची गई है, तो वो स्पर्शिका हम बना देते हैं। तो एक स्पर्शिका ये होगी, दूसरी और बना देते हैं। तो ये 2 स्पर्शिका हमने बना दी। अब नाम यहाँ पे प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया, पर मर्जी से दे देते हैं। तो ये बिंदु है P, यहाँ पे स्पर्शिका पी ए और ये दूसरी स्पर्शिका पी बी, और इसका केंद्र है वृत्त का O, और O को A से मिला देते हैं और O को B से भी मिला देते हैं। ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, स्पर्शिकाओं के जो बीच का कोण है, जो कि कोण है APB। कौन सा कोण है? APB। और स्पर्श बिंदु कौन से A और B, उनको रेखाखंड द्वारा केंद्र पर कोण का संपर्क होता है। तो केंद्र पे कौन सा कोण बना है? AOB। तो ये दोनों कोण क्या है? संपूरक है। संपूरक का मतलब है इन दोनों का योग कितना लाना है? 180 डिग्री लाना है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको लिखना होता है दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है? वृत्त का केंद्र O है। चित्र जो बनाए उसी में से आपको लिखना है, दिया हुआ है। वृत्त का केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA व PB है। फिर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? स्पर्शिकाओं के जो बीच में कोण है मतलब APB, और जो केंद्र पे कोण बना है AOB, ये दोनों कोण क्या है? संपूरक है। संपूरक का मतलब कोण दोनों का योग कितना लाना? 180 डिग्री लाना। फिर हम लिखेंगे उपपत्ति। तो सबसे पहले उपपत्ति में अपन लिखेंगे जो एक प्रमेय का में आएगा वो हम लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, या फिर त्रिज्या स्पर्शिका पे लंब होती है। कैसे भी लिख सकते हो? वृत्त की जो त्रिज्या है
स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या है वो आपको ध्यान रखनी है। इसमें त्रिज्या है ओ ए, और ओ ए किसके ऊपर लंब है? पी ए के ऊपर। पी ए यहाँ पे स्पर्श रेखा है, और ओ बी लंब है किसके ऊपर? पी बी के ऊपर। पी बी के ऊपर लंब है। लंब है, इसका मतलब कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो कोण ओ ए पी बराबर कितना है? 90 डिग्री। और कोण ओ बी पी, ये भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब हम एक लेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज का नाम है ए ओ बी पी में, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसमें चारों कोण ले लेते हैं। कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी, और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब ए ओ बी तो हमें सिद्ध करना है, ए ओ बी प्लस ए पी बी, इनको ऐसे रखेंगे। और ओ ए पी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का है। और ओ बी पी भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। बराबर में कितना? 360 डिग्री। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर में 360 डिग्री। अब 90 और 90 180 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। इतनी सीधम, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से वापस देख लेना। अगला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ है ओ केंद्र वो दिया हुआ नहीं है, तो अपन सीधा ही लिख लेते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर लाना है ए डी प्लस बी सी के। फिर हम लिखेंगे उपपत्ति। अब इसके अंदर एक प्रमेय काम में आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। स्पर्शरेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु ए से। तो ए से देखो दो स्पर्शरेखा, एक तो है ए पी और एक है ए एस। तो ए पी और ए एस क्या होगा? बराबर होगा। ये समीकरण मान लेते हैं 1 नंबर। अब हम लेते हैं बिंदु बी से। बी से दो स्पर्शरेखा, एक तो बी पी है और एक बी क्यू है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। बी पी बराबर हो गया बी क्यू। इसको समीकरण मान लेते हैं दूसरा। अगला लेते हैं बिंदु सी से। तो सी से दो स्पर्शरेखा, एक तो है सी आर और एक है सी क्यू। तो लिखेंगे सी आर बराबर सी क्यू। इसको समीकरण मान लेते हैं 3। वापस बिंदु लेते हैं डी से। बिंदु डी से दो स्पर्शरेखाएं हैं, एक तो है डी आर और एक है डी एस। तो डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के। ये समीकरण हो जाएगा 4 नंबर। अब इन चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर
तो जोड़ देते हैं। देखो लेफ्ट साइड वाला अलग जोड़ेंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर में होगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। अब इनको ब्रैकेट में रख देते हैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर और ए एस के साथ अपन रख देते हैं डी एस को और प्लस बी क्यू के साथ रख देते हैं सी क्यू को। अब चित्र में हम देखेंगे कि ए पी और बी पी मिलके क्या बना रही है, ए बी बना रही है और सी आर और डी आर मिलके बन जाएगा सी डी। ए एस और डी एस ये बन जाएगा ए डी और बी क्यू और सी क्यू मिलके बन जाएगा बी सी। इस प्रकार से ये अपना सवाल सिद्ध होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि से, कौन सी विधि लगानी है, कल्पित माध्य विधि, उससे माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए सारणी बनानी है आपको। सबसे पहले अपन लिखेंगे वर्ग अंतराल, पहले जो खंड में है वर्ग अंतराल लिखना है। दूसरे में दी हुई बारंबारता, बारंबारता को लिखते हैं एफ आई से। तीसरा आपको खंड याद रखना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह को लिखते हैं एक्स आई से। अगला कॉलम होगा डी आई जिसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। अगला कॉलम आएगा एफ आई डी आई। ठीक है। और सबसे पहले अपन लिखते हैं वर्ग अंतराल। तो ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर हम लिखते हैं बारंबारता जो कि है 2, 5, 8, 4 और 1। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वो कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल है इनको जोड़ के आधा करना है। 2 और 10 हो जाएगा 10, 10 में 2 का भाग 5 बार। 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग 15 बार। अब इसमें 10 10 का अंदर चल रहा है, 10 10 जोड़ते रहो। 15 में 2 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। अब हमें एक चीज़ नई माननी पड़ेगी इसमें, जो कि है कल्पित माध्य। तो माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य किस में से मानते हैं, एक्स वाले मान में से। बीच वाली संख्या मान लेते हैं 25। अब जितने भी एक्स आई के मान है ना, डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए घटाना, ए कितना माना 25। तो 25 में से 25 गया 0 और 25 के नीचे है 35, 35 में से 25 गए 10 और 45 में से 25 गए 20। ठीक है। 15 में से 25 घटाएंगे माइनस का 10 और 5 में से घटाएंगे 25 तो माइनस का 20। अगले कॉलम में हमें क्या करना है, एफ आई का डी आई से गुणा करना है। ये ध्यान रखना, ये एफ आई का कॉलम है और अभी हमने डी ज्ञात किया। इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कर देते हैं। देखो 2 का माइनस 20 से गुणा करेंगे माइनस का 40 और 5 का माइनस 10 से गुणा करेंगे माइनस का 50, 0, 4 का 10 से गुणा करेंगे 40 और 20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20। अब हम लिखते हैं कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य विधि से तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले अपन को 2 चीज़ें निकालनी है इसमें। एक तो निकालना है सिग्मा एफ आई, इन सबको जोड़ना है, और एक इन सबको जोड़ना है सिग्मा एफ आई डी आई को निकालना है। तो जोड़ देते हैं। देखो 8 और 4 12, 12 नहीं 13, 13 और 7 कितने हो गए 20। इन सबको जोड़ देते हैं। इसके लिए देखो क्या करना है आपको, इन दोनों को अलग हल करना। माइनस का 90 हो गया, इन दोनों को हल करेंगे तो 60 हो गया और 90 माइनस का 90 प्लस का 60 हो जाएगा माइनस का 30। अब ये सब मान इसमें रख देते हैं। देखो सबसे पहले ए का मान कितना आया 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी ए का मान माइनस का 30 और सिग्मा एफ आई का मान 20। 25 का प्लस 25 प्लस माइनस माइनस और 3/2। 25 का 25 माइनस 3/2 का मतलब 1.5 और 25 में से 1.5 घटाएंगे तो 23.5। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। तो माध्य आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला प्रश्न इसका अथवा वाला लेते हैं। निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। एक्स और एफ के मान दिए हुए।
तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एक्स आई के मान, फिर लिखेंगे एफ आई के मान और फिर लिखेंगे एफ आई एक्स आई के मान। तो एक्स के मान लिखते हैं 0 8 4, 0 8 4 और 12 और 16 20, 16 20। फिर हम लिखते हैं एफ आई के मान 1 3 5 4, 1 3 5 और 4, 1 3 5 4 2 1। अब एकदम आसान है, इनका आपस में क्या करना है, गुणा। 1 का 0 से गुणा करेंगे 1, 8 का 3 से गुणा करेंगे 24, 5 का 4 से गुणा करेंगे 20, 12 का 4 से गुणा करेंगे 48, 16 का 2 से गुणा करेंगे 32 और 20 का 1 से गुणा करेंगे तो 20। अब हमें यहाँ लिखना है प्रत्यक्ष विधि से। ये कौन सी विधि लगा रहे हैं अपन, प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब दो चीज़ें निकालनी है, एक तो मैं निकालना सिग्मा एफ आई, इन सबको जोड़ना बारंबारता को, और एक सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको जोड़ना है। सिग्मा एफ आई को जोड़ते देखो, 3 1 4 4 5 9 9 4 13 13 14 15 1 16, 3 1 4 4 5 9 9 4 13 14 15 16। ठीक है, इनको जोड़ देते देखो, 2 2 4 8 3 11 12 13 130, तो ये हो गया। और 8 और 2 10, 10 और 4 14 और 1 15, तो 5 4 1 145 हो गया। वापस जोड़ देते 20 20 40 40 80 80 110 110 120 130 130 140 और 145 सही है। अब इसमें मान लग देते हैं अपन। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया 145 और भाग किसका देना है, 16 का। तो 16 का भाग देंगे इसमें 145 में, तो 16 लम्बा होता है 144। नीचे बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 आया, भाग नहीं जा रहा, 0 लगेगा, यहाँ पर भी 0। 16 छोड़ दो, 16 96, 96 पीछे बचा 4 पॉइंट का 0, 16 1 16 16 दूनी 32, तो आंसर आ गया 9.06। ये इसका फाइनल उत्तर है। तो इस प्रकार से ये अपना सेक्शन जो सी है वो पूरा होता है, जिसमें 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 14 15 16 17 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगला है अपना खंड ड। प्रश्न संख्या 18 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में, वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। इसे द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेंगे, चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, और लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो x का दुगुना 2x और इससे 1 अधिक है तो 1 जोड़ देंगे, मीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल वो दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर में लिखेंगे 528। अब लंबाई हमारे पास में है 2x + 1 गुणा चौड़ाई है x, बराबर में 528। x का गुणा करेंगे तो 2x से करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, बराबर में 528। 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 528 हो जाएगा इधर आगे, बराबर में 0। अब हम इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a का मान है, x का गुणांक है वो b का मान है, और c है अचर पद माइनस का 528। फिर हम लिखेंगे द्विघात सूत्र से सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो x बराबर माइनस b का मान है 1
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए का मान है 2 और गुणा सी का मान माइनस का 528 और बट्टे में आ जाएगा 2a मतलब 2 गुणा 2 x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 दूनी 8 8 का 528 से गुणा कर देते हैं तो 8 8 64 हासिल का 6 8 2 16 6 22 हासिल का 2 8 5 40 ना 2 42 तो 4224 और बट्टे में आ जाएगा 4 तो x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस 4224 में जोड़ेंगे 1 तो 4225 और ये जो वर्ग है ये 35 का वर्ग है तो 4225 का जो वर्गमूल है वो है 35 सॉरी 35 नहीं है माई मिस्टेक ये 65 का वर्ग है। किसका है 65 का 65 का वर्ग है बट्टे में आ जाएगा 4 65 का जब वर्ग निकालेंगे ना तो 4225 आएगा या 4225 का जो वर्गमूल है वो 65 होता है। एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का निशान तो x बराबर माइनस का 1 और प्लस का 65 बट्टे में आएगा 4 और x बराबर माइनस का 1 और माइनस का 65 बट्टे में 4 x बराबर 65 में से 1 है 64 और 64 में किसका भाग 4 का तो x बराबर आ जाएगा 16 और यहाँ पे x बराबर आएगा माइनस का 66/4 और ये क्या है असंभव है क्योंकि यहाँ पे x क्या है चौड़ाई है और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई x बराबर 16 मीटर और दूसरा जो है लंबाई जो है वो है 2x + 1 तो 2 गुणा 16 प्लस 1 16 गुणा 2 32 32 प्लस 1 होगा 33 मीटर। तो ये चौथे चैप्टर का प्रश्न है 4 नंबर पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न लेते हैं निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ ABC का मान निकाल लेते हैं। यहाँ x² का गुणांक a का मान है 2 b का मान है माइनस का 6 और c का मान है 3। अब हम ज्ञात करेंगे विविक्तिकर जिसको d से दर्शाते हैं और d का जो सूत्र होता है वो होता है b² माइनस 4ac b का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 2 और c का मान है 3 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 इंटू 2 8 8 इंटू 3 24 और 36 में 24 घटाएंगे कितना आएगा 12। तो d बराबर है 12 जो 0 से क्या है ज़्यादा है और जब d का मान 0 से ज़्यादा होता है तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। अब हम इन मूलों का अस्तित्व है इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है तो मूल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac और बटे में 2a। अब इसमें मान रख देते हैं x बराबर माइनस का b का मान है माइनस का 6 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac का मान है 12 बटे में 2 गुणा a का मान कितना है 2 है। x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस गुणा होके प्लस माइनस 12 जो है 12 का जब वर्गमूल निकालेंगे हम तो 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2√3 और बटे में है 4 और ऊपर नीचे 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लेते हैं 2 कॉमन लेंगे पीछे बचेगा 3 प्लस माइनस √3 और बटे में 4 और 4 से 2 कट जाएगा तो 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। अतः मूल जो है 2 आएंगे एक तो प्लस का निशान लेने पर और एक माइनस का निशान लेने पर। अतः मूल 3 प्लस √3 बटा 2 व 3 माइनस √3 बटा 2 है। ये इसके 2 मूल आ जाएंगे।
अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 19, जो कि एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है और ये 8वें चैप्टर का प्रश्न है। तो इसका पहला प्रश्न लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। एकदम आसान प्रश्न है कोसेक थीटा माइनस कॉड थीटा इसका स्क्वायर बराबर में लाना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले इनको हम साइन कॉस में बदल देते हैं। कोसेक जो होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है, और जो कॉड थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर, और इसका पूरे का क्या है, स्क्वायर है। अब हम लेंगे लसअप आएगा साइन थीटा, हर सेम है तो अंश सेम लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर दोनों के ऊपर अलग अलग लगाना है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आगे हमें पूरा प्रश्न जो है उत्तर किस में लाना है, कॉस में लाना। तो साइन स्क्वायर को हम बदल देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, नीचे ये सर्च में का लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हर में ये सर्च में का लगेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मान होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, अब ए की जगह रखना है 1 और बी की जगह रखना है कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखेंगे 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। लास्ट में लिखना है अतः LHS बराबर RHS। अगला प्रश्न लेते हैं, इसका अथवा वाला प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और पास में है सेक ए माइनस कॉस ए और टेन ए प्लस कॉट ए। अब इन सबको हम साइन कॉस में बदल देते हैं। कॉसेक को लिखेंगे 1/sin ए और साइन ए को ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार सेक को हम लिखेंगे 1/cos ए और माइनस कॉस ए। टेन को लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट को लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए। लसअप लेंगे तो लसअप आएगा साइन ए, 1 माइनस साइन ए का साइन ए से गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए आएगा। इसी प्रकार यहाँ ब्रैकेट में लसअप लेंगे तो कॉस ए आएगा, 1 माइनस कॉस का कॉस से गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए आएगा, और साइन ए और कॉस ए का लसअप लेंगे तो साइन ए भी आएगा और कॉस ए भी आएगा। कॉस का इसमें भाग देंगे हर में तो कॉस से कॉस कट जाएगा, भाग जाएगा साइन ए बार, और साइन ए का साइन ए से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और नीचे है साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, बटे में है कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, नीचे है 1, नीचे है साइन ए और कॉस ए। अब ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, और बटे में साइन ए का साइन ए से गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और कॉस का कॉस से गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कट गया है, नीचे ऊपर नीचे सब सेम है, तो आंसर कितना आ गया ए, और यही हमारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, ये भी 4 नंबर पूछा जाता है प्रश्न। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक दिया हुआ है 28.5, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें माध्यक तो दिया हुआ है
और एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसकी सारणी बनाते हैं। सारणी में पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, फिर बारंबारता लिखेंगे, और सभी बारंबारता का योग कितना 60। तो वर्ग अंतराल लिख दिया मैंने, बारंबारता लिख दी। अब हमें एक कॉलम याद रखना है संचयी बारंबारता का, और वो कैसे निकालते हैं। बारंबारता से आएगा, पहली बारंबारता सेम टू सेम लिखनी 5, आगे से आगे आपको जोड़ना है। अब एक्स में 5 जोड़ेंगे, एक्स प्लस 5, फिर एक्स प्लस 5 में 20 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 25, और एक्स प्लस 25 में 15 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40 में वाई जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 40, एक्स प्लस वाई प्लस 40 में 5 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस 45। और ये सी एफ का जो लास्ट मान होता है वो हमेशा सभी बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस 45 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हल कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस 45 बराबर में कितना लिखेंगे 60। अब प्लस का 45 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45। एक्स प्लस वाई बराबर में 60 में से 45 गए, कितना आ गया 15। ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब हमें इस प्रश्न में माध्यक दिया हुआ 28.5। माध्यक जो है वो है 28.5 है। अतः माध्यक वर्ग अब 28.5 जो कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, वो आएगा 20 से 30 में। ठीक है, 20 से 30 में आ रहा है, इसका मतलब 20 यहाँ पे है एल का मान। ठीक है, और ये 20 जो है ये है एफ का मान, और एक्स प्लस 25 से जस्ट पहले वाली ये है सी एफ का मान। हम सारे मान यहाँ लिख लेते हैं। तो एल बराबर कितना है 20, एफ बराबर है 20, और सी एफ जो है वो है एक्स प्लस 5, और एन का मान कितना है 60 सबका योग, और एन बटा 2 का मान है 30, 60 का आधा। अब हम माध्यक का सूत्र लगाते हैं। माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणा में एच। माध्यक हमें दिया हुआ है 28.5, एल का मान 20 है, प्लस एन बटा 2 का मान है 30, माइनस सी एफ का मान है एक्स प्लस 5 बटे में एफ का मान है 20, और गुणा में एच। एच जो होता है वो होता है वर्ग अंतराल। यहाँ पे एच का मान कितना 10 का 10 का अंतर चल रहा था। 28.5 का 28.5 प्लस का 20 इधर भेज देंगे, माइनस का 20 हो जाएगा 30, माइनस को अंदर भेजेंगे, माइनस का एक्स माइनस का 5, और बटे में 0 से 0 कट हो गया, बटे में बचा 2। 28.5 में से 20 गया तो 8.5, और 2 आ गया वज्र गुणा में। 30 में से 5 गए 25, 25 माइनस एक्स। 8.5 का 2 से गुणा करेंगे 17, बराबर में 25 माइनस का एक्स। माइनस का एक्स इधर आ गया, प्लस का एक्स हो गया, और 25 17 प्लस का इधर आ गया हो गया माइनस का एक्स, बराबर 25 में से 17 गया, कितना आ गया 8। अब एक्स का मान आ गया, अब हमें वाई का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से एक्स प्लस वाई बराबर 15, तो एक्स का मान कितना आया 8, प्लस वाई बराबर में 15, वाई बराबर 15, प्लस का 8 उधर गया, माइनस का 8 हो गया। तो वाई बराबर 15 में से 8 गया, कितना आ गया 7। तो एक्स का मान कितना आया 8, और वाई का मान कितना आया 7। ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों की सूचना देते हैं। जीवनकाल घंटों में दिया हुआ, बारंबारता दी हुई है। बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो सबसे अधिक बारंबारता होती है, इसको F1 लेते हैं। उससे जस्ट पहले वाली F0 है, उसके जस्ट बाद वाली F2 है, और F1 के संगत जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा को L लिखते हैं। तो इसका हम उत्तर लिखते हैं। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक जो बारंबारता है वो है 61 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल
जिसके संगत वर्ग अंतराल 60 से 80 है, 60 से 80 है। अतः बहुलक जो वर्ग है वो है 60 से 80। इसलिए L का मान हो गया 60, F1 का मान हो गया 61, F0 का मान हो गया 52, F2 का मान हो गया 38 और H का मान हो गया 20 का अंतर चल रहा है। इसलिए अब हमें लिखना बहुलक का सूत्र। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। L का मान कितना है 60 प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान है 52 बटे में 2F1, तो 2 गुणा F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 और माइनस F2 का मान 38। गुणा किससे करना, H से। H का मान कितना है 20। तो 60 प्लस 61 में से 52 गई 9, 61 का 2 से गुणा करते 2 6 दूनी 12, 122 और ये 52 और 38 दोनों जुड़ेंगे, 8 और 2 10, 90 हो गया ये। और गुणा में कितना हो गया 20। तो 60 प्लस 9 और 12 में से ये 2 में से 0 हो गया 2, 12 में से 3 गया 32, 32 इंटू 20। अब इसको हम काटेंगे 60 प्लस 20 में 4 का भाग गया 5 बार और 32 में गया 8 बार। 9 गुणा 5 45, 45 में किसका भाग देना 8 का। 60 प्लस 45 में हम भाग लगाते हैं 8 का। 8 पंजे 40, पीछे बचा 5, पॉइंट लगाया 0 आया। 8 6 48, पीछे बचा 2, 0 आया पॉइंट का। 8 दूनी 16, पीछे बचा 4 और 8 पंजे 40, तो 5.625 और 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65.625 घंटे। आंसर किस में आएगा, घंटे में आएगा। तो इस प्रकार से ये हमने मॉडल पेपर जो है सेकंड पूरा सॉल्व कर दिया है। इससे आपको एकदम पता चल जाएगा बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.